हेलो दोस्तों। करियर यूपीएससी प्लेटफॉर्म पर 9 मई 2025 के द हिंदू न्यूज़पेपर डिस्कशन में आपका स्वागत है। फ्रंट से लेके पेज नंबर 6 तक ऐसा कोई भी आर्टिकल मुझे नहीं मिला जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हो। ज़रूर सेंसेशनल हैं, जैसे फ्रंट पर ही देखिए, इंडिया हिट्स बैक आफ्टर इंटरसेप्टिंग पाक स्ट्राइक्स। अब युद्ध से रिलेटेड जितनी भी वीडियोज़ यूट्यूब पे हैं आप देख ही रहे होंगे, काफ़ी आपको एक्साइटिंग भी लगती होंगी और इंटरेस्ट क्यूरियस भी होती हैं, है ना। लेकिन एग्ज़ाम में उनका क्या यूज है वो मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस तरीके की, ये बस एक न्यूज़ है। एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर बस आप एक दो एस्पेक्ट डिस्कस कर सकते हो कि जैसे बायलैटरल रिलेशंस और इंडिया की जियोपॉलिटिकल पोजीशन क्या हो सकती है। उसका यूज हो सकता है जीएस पेपर 2 पॉलिटी एंड आईआर में, इंटरनेशनल रिलेशन में। अब ज़्यादातर मैं क्या देख रहा हूँ कि जो यूपीएससी की तैयारी करवाने वाले जो चैनल्स हैं, जो करंट अफेयर के नाम पे अब आजकल न्यूज़ रिपोर्टिंग करने लगे हैं, तो उससे क्या होता है ना कि आप भटकते हो, भ्रम पैदा होता है। ये नहीं पता चल पाता कि जो वो बता रहे हैं वो काम में, एग्जाम में किसी काम का है भी या नहीं, या फिर ये जो बता रहे हैं इसका मैं यूज कैसे करूँगा एग्ज़ाम में, है ना। अब आर्टिकल्स को कुछ लोग तो डायरेक्टली पढ़ के बता देते हैं, वो एक तरीके से न्यूज़ रिपोर्टिंग ही तो है। भाई आप उसका ये बताओ ना कि इसके कौन से अंडरलाइंग पॉइंट्स हैं जो एग्ज़ाम में काम के हैं, एग्ज़ाम के सिलेबस से मेल खाते हैं, जिनको आप मेंस पेपर में लिख सकते हो, प्रीलिम्स के पेपर में यूज कर सकते हो। ठीक है। अब इस आर्टिकल में देखिए, इस आर्टिकल में जो बात कही गई है ज़्यादा से ज़्यादा क्या किस काम का है। एक तो S-400 ट्रायम्फ, ये क्या है, ये आपको पता ही होगा, 3-4 साल से बहुत ही पॉपुलर टॉपिक है। और आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल SAM, इनके बारे में आप पढ़ सकते हो। ठीक है। इंडिया की डिफेंस से रिलेटेड टॉपिक्स के अंडर वो प्रीलिम्स में आपके काम आ जाएंगे। इससे ज़्यादा और यहाँ पर कोई चीज़ काम की नहीं है इस आर्टिकल में। तो हमारा जो काम का आर्टिकल है, पेज नंबर 6 पर पहला आर्टिकल है जो काम का है कि मैटरनल मोर्टालिटी रेट शोज ए डिक्लाइनिंग ट्रेंड, रिवील लेटेस्ट डेटा। ठीक है। अभी क्या है कि अभी एक डेटा पब्लिश हुआ है रिगार्डिंग MMR। अब MMR आप जानते हैं कि सोशल कैपिटल का भी एक पार्ट है जो कि GS1 में यूज हो सकता है। दूसरा हेल्थ से रिलेटेड भी पार्ट है कि जो कि GS पेपर 3 में यूज हो सकता है। गवर्नेंस से रिलेटेड पार्ट है जो कि GS पेपर 2 में यूज हो सकता है। MMR एक ऐसा टॉपिक है जिसका यूज आप कई लगभग चारों पेपर में कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या मेन पॉइंट्स हैं, MMR क्या होती है, MMR की प्रेजेंट स्टेट क्या है, और मैटरनल मोर्टालिटी रेट ज़्यादा है तो क्यों है, हमारा टारगेट क्या है, हम उसको कैसे कम कर सकते हैं। तो ये रिलेटेड एस्पेक्ट्स होने चाहिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ते समय, या कोई भी न्यूज़ प्लेटफॉर्म अगर आप देख रहे हैं जो सो कॉल्ड तैयारी कराने वाले प्लेटफॉर्म हैं, जो सो कॉल्ड करंट अफेयर एनालिसिस करके बताते हैं, उन पर एक चीज़ देखनी है कि ये जो चीज़ बता रहे हैं क्या मैं उसका यूज एग्ज़ाम में किसी पर्पज़ के लिए कर सकता हूँ, एग्ज़ाम में कुछ भी उसका यूज़ कर सकता हूँ। तो चलिए इस आर्टिकल को डिस्कस कर लेते हैं। इंडियाज़ डिक्लाइनिंग मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो। ठीक है। अभी रिसेंट न्यूज़ क्या है कि इंडिया का जो मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो है वो कम हुआ है। कितना कम हुआ है, 130 था 2014 के आसपास, और अभी 97 हो गया है। ठीक है। 2020 में ये 97 हो गया है। तो मैटरनल डेथ्स क्या होती हैं, देखिए मैटरनल मोर्टालिटी रेट क्या होती हैं कि दीज आर द मैटरनल डेथ ऑफ ए वुमेन वाइल प्रेग्नेंट और विद इन 42 days ऑफ termination of pregnancy from any cause related to the pregnancy excluding accidental causes। देखिए मैटरनल डेथ क्या होती है, मैटरनल डेथ वो होती है ऐसी महिला जो प्रेग्नेंट हो, जिसकी या तो बर्थ के 42 दिन के अंदर अंदर मौत हो जाए, मतलब जो प्रेगनेंसी का अगर टर्मिनेशन हो जाए, अगर मान लीजिए कोई महिला प्रेग्नेंट है, तो अगर उसकी प्रेगनेंसी के दौरान मौत हो जाए, या टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मान लीजिए अगर प्रेगनेंसी टर्मिनेट कराई है, या प्रेगनेंसी खुद से ख़त्म हो गई है ना, या किसी मेडिकल प्रोसीजर से टर्मिनेट हुई है, उसके 42 दिन के अंदर अंदर उसकी अगर मौत हो जाती है तो उसको हम कहते हैं मैटरनल डेथ। ठीक। अब हम देखते हैं कि मैटरनल मोर्टालिटी रेट क्या होती है, कि मैटरनल मोर्टालिटी रेफर्स टू द नंबर ऑफ मैटरनल डेथ्स पर 100,000 लाइव बर्थ्स इन ए गिवन टाइम पीरियड, यूजुअली ए ईयर। ठीक है। मान लीजिए कि मान लीजिए कि 1 लाख महिलाएं थी। ठीक है।
1 लाख महिलाएं थीं या 1.5 लाख महिलाएं थीं, इन 1.5 लाख महिलाओं में से जो 1 लाख बच्चे पैदा हुए, है ना, उनके ऊपर 1 लाख, जो 1 लाख बच्चे पैदा हुए, 1 लाख बच्चों पर मान लीजिए कि कुछ 5,000 महिलाओं की मौत हो गई, वो जन्म नहीं दे पाई उनकी, क्योंकि क्या हुई है, मैटरनल डेथ हुई है। ठीक है, मैटरनल डेथ हुई है। मैटरनल डेथ की देखिए क्या डेफिनेशन है कि ऐसी मृत्यु जो या तो प्रेग्नेंट रहते हुए हुई हो या प्रेगनेंसी टर्मिनेट होने के 42 साल के अंदर अंदर हुई हो। ठीक है, फ्रॉम एनी कॉज रिलेटेड टू प्रेगनेंसी, एक्सीडेंटल कॉज को छोड़ के। ठीक है, तो इन 5,000 महिलाओं ने जन्म नहीं दिया, लेकिन ये जन्म देने की कोशिश कर रही थी, है ना, ये प्रेग्नेंट थी, जन्म देना चाहती थी बच्चे को, कोशिश कर रही थी, तो इन डेथ्स को कहेंगे मैटरनल डेथ। तो इन 5,000 डेथ्स जो हैं, 5,000 तो एक्चुअली बहुत ज़्यादा नंबर हो गया, मान लीजिए 50 डेथ हुई हैं, तो हमारा जो मैटरनल मोर्टालिटी जो रेशियो है वो हो जाएगा 50, क्योंकि मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो क्या कहता है कि नंबर ऑफ मैटरनल डेथ्स पर 1 लाख लाइव बर्थ इन ए गिवन पीरियड, यूजुअली इन ए ईयर। तो ये देखिए कम होके कितना हो गया है, 97 आ गया है, सॉरी 93 आ गया है। स्टेडी डिक्लाइन हुआ है, देखिए 2017-19 में 103 डेथ थी पर 1 लाख लाइव बर्थ, 2018 से 20 में 97 थी, और 2019 से 21 के बीच में 93 डेथ्स हो गई हैं। तो ये एक अच्छी बात है, मतलब हमारे यहाँ पे जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो अच्छा काम कर रहा है, और गवर्नमेंट की जो मैटरनल प्रोटेक्शन जो स्कीम्स हैं, मैटरनल वेलफेयर स्कीम्स हैं, जैसे प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा योजना, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज़, मतलब हॉस्पिटल में डिलीवरीज़ का, इंस्टीट्यूशनल हॉस्पिटल्स में जो डिलीवरीज़ हैं उनका प्रोविज़न है, उन पर अगर हॉस्पिटल में डिलीवरी कराएंगे तो उनको इंसेंटिव मिलेगा, प्लस न्यूट्रिशन भी उनको दिया जाता है ना, टाइम टाइम पर, प्लस कुछ मनी सपोर्ट भी दिया जाता है। तो इसका काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट देखिए देखने को मिल रहा है। हाई बर्डन स्टेट्स कौन से हैं, हाई बर्डन स्टेट्स कौन से हैं एट प्रेजेंट? सबसे पहला तो मध्य प्रदेश है जिसमें 175 है MMR, फिर है आसाम जिसमें 167 है। अब देखिए 93 है ना, ये ओवरऑल इंडिया की है एवरेज। ठीक है, उत्तर प्रदेश में 151 है। तो ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ इन्फॉर्मेशन है, फॉर द सेक ऑफ कंपैरिजन। एग्जाम में एग्जैक्ट ये नंबर नहीं आएंगे, लेकिन हाँ आप लिख सकते हो कि येट वी हैव अचीव्ड मैनी strides in the positive direction, but yet there are some very high burden states like Madhya Pradesh, Assam, उत्तर प्रदेश। ओके, इस तरीके से इस पॉइंट को आप यूज कर सकते हैं। गोल क्या है? इंडिया का करंट MMR है 93। US यो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का टारगेट क्या है? लेस देन 70। ठीक है, MMR जो है लेस देन 70 रहना चाहिए, हमारा गोल है लेस देन 70 अचीव करने का बाई 2030। अब देखिए ये ज़रूरी क्यों है ना, ये ज़रूरी क्यों है कि MMR एक तो हेल्थ इंडिकेटर है, इट रिफ्लेक्ट्स द ओवरऑल रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर सिस्टम इंक्लूडिंग न्यूट्रिशन, इंस्टीट्यूशनल बर्थ, एक्सेस टू स्किल्ड हेल्थ केयर एंड फैमिली प्लानिंग सर्विसेज। अब देखिए मैटरनल डेथ्स क्यों होती है? मैटरनल डेथ्स कई सारी कमी की वजह से होती है। एक तो न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिलता लेडीज़ को, है ना, उनको अवेयरनेस नहीं है कि अगर कोई मेडिकल इशू होता है तो हमें क्या करना चाहिए, प्रोफेशनल को दिखाना चाहिए। ज़्यादातर गांव में लोकल जो अनट्रेंड स्टाफ होता है, अनप्रोफेशनल स्टाफ होता है, हेल्थ केयर स्टाफ, उसी से काम चला लिया जाता है। या किसी को मान लो प्रेगनेंसी में किसी वजह से बुखार आ गया तो दौड़े छूटे कुछ नहीं होगा, जाके सीधे पैरासीटामोल खा लेंगी, जो कि प्रेगनेंसी में काफ़ी रिस्की हो जाता है इस तरीके से सेल्फ मेडिकेशन करना, है ना। और क्या चीज़ है कि जैसे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी नहीं है ना, फैसिलिटी नहीं है, फैमिली प्लानिंग नहीं है, फैमिली प्लानिंग प्रॉपर नहीं है। जैसे मान लीजिए किसी लड़की की शादी गांव में 18 साल में हो गई, तो नॉर्मली क्या होता है उसका 19 साल में नहीं तो 20 साल में बच्चे होने लगते हैं, जो कि दैट इज़ अ वेरी अर्ली स्टेज फॉर प्रोड्यूसिंग ए चाइल्ड, है ना। तो फैमिली प्लानिंग सर्विसेज होनी चाहिए जो उन्हें बताएं कि आपको बच्चा कब पैदा करना है। जब थोड़ा लेट करेंगे या पहले करेंगे तो क्या उसका फ़ायदा नुकसान हो सकता है। प्लस ये भी होता है कि एक बच्चा हो गया फिर उसके अगले साल में तुरंत एक और बच्चा हो गया, मतलब एवरी ईयर दे आर प्रोड्यूसिंग ए चाइल्ड। और एक चीज़ और है कि सन मेटा प्रेफरेंस, आपने देखा भी होगा गांव में क्या शहरों में भी ये मिल जाता है, सन मेटा प्रेफरेंस। अगर किसी के पहली लड़की हो गई, गर्ल चाइल्ड हो गया, तो उनको फिर से एक बच्चा करना है क्योंकि उनको बॉय चाहिए। मान लीजिए दूसरा भी लड़की हो गई
फिर उनको एक और बच्चा करना है क्योंकि उनको बॉय चाहिए। मान लीजिए तीसरी भी लड़की होगी, फिर उनको एक और बच्चा करना है क्योंकि उनको बॉय चाहिए। ऐसे करते करते मैंने तो देखा है कि लोगों के 7-7 लड़कियां हो जाती हैं, तब जाके 8वां एक लड़का होता है। तो इस चीज़ का नेगेटिव इम्पैक्ट किसके ऊपर आता है? हेल्थ जो इम्पैक्ट है नेगेटिव, हेल्थ का इम्पैक्ट वो आता है मदर के ऊपर, वो फाइनेंशियल आता है फादर के ऊपर। टोटल फैमिली स्ट्रेस में रहती है थ्रू आउट देयर लाइफ, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में, है ना। तो एमएमआर एक हेल्थ इंडिकेटर है। हाई रिस्क स्टेट्स नीड फोकस्ड अटेंशन। देयर आर लार्ज डिस्पैरिटीज suggest that uneven development in maternal care services across Indian states, younger mothers at greater risk, पीक एमएमआर इन द 20 to 29 एज ग्रुप। ठीक है, ज़्यादातर जो मटरनल डेथ्स होती हैं वो 20 से 29 साल के एज ग्रुप में हैं। इनको प्रिवेंट किया जा सकता है। ठीक है, रिकमेंडेशंस क्या हैं कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज़ को बढ़ाओ, स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट्स को रखो, प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम को इम्प्रूव करो जो कि गांव में होता है, गांव कस्बों में। एडोलेसेंट एंड मटरनल न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स चलाओ, एनहांस अवेयरनेस अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग। ठीक है, आपका एक काम और आपको करना है, यहाँ पे मैं करना भूल गया कि कौन से गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जो मैटरनल डेथ को रोकने का काम करती हैं। ये आपको सर्च करके इसमें इंक्लूड आप कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ है, नेक्स्ट टॉपिक है इंडियाज़ ड्राफ्ट क्लाइमेट टैक्सोनॉमी फ्रेमवर्क। ठीक है, ये आर्टिकल आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ है। देखिए पेज नंबर 6 पे ही ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है। ये सेंटर अनवील्स ड्राफ्ट क्लाइमेट टैक्सोनॉमी डॉक्यूमेंट टू एड क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब ये एक देखिए नया डेवलपमेंट है, ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है। अब इसको डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं। कि पहले तो ये कि ये होता क्या है। ठीक है, क्लाइमेट टैक्सोनॉमी फ्रेमवर्क है क्या? एक क्लाइमेट फाइनेंस टैक्सोनॉमी is a classification tool that identifies which economic activities are aligned with India's climate action goals। ठीक है, अब देखिए इंडिया का एक टारगेट भी है कि हमें अपनी जो इमिशन इंटेंसिटी है ना, इमिशन इंटेंसिटी है, वी हैव टू रिड्यूस इट बाई 50% बाई 2030, है ना। इमिशन इंटेंसिटी का मीनिंग क्या है? फॉर प्रोड्यूसिंग 1 रुपी गुड, हाउ मच CO2 और हाउ मच कार्बन यू आर इमिटिंग इन द इन्वायरमेंट। 1 रुपये प्रोड्यूस करने के लिए आपको कितना कार्बन इन्वायरमेंट में प्रोड्यूस करना पड़ता है। अब कार्बन कैसे प्रोड्यूस हो रहा है? एक तो आपको चाहिए इलेक्ट्रिसिटी, अब वो इलेक्ट्रिसिटी बन रही है कोल से, है ना। दूसरा, आप जो मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स और जो प्रोसेस यूज कर रहे हो वो कितना कार्बन फुटप्रिंट रिलीज कर रहा है ना। जैसे आपको मान लीजिए ईंट बनानी है, तो ईंट को क्यूरिंग करनी है अगर, तो एक तो ब्रिक किल्न है ना, ब्रिक किल्न। अब ब्रिक किल्न आप कोल से चला सकते हो, वुड से चला सकते हो। ठीक है, दूसरी तरफ आप इलेक्ट्रिक फर्नेस भी तो यूज कर सकते हो, इलेक्ट्रिक फर्नेस। ठीक है, जहाँ पर कोल कम यूज होगा, वुड यूज नहीं होगी, तो इसका जो कार्बन फुटप्रिंट है वो कम हो जाएगा। ऑल्दो जो इलेक्ट्रिसिटी आएगी वो किसी थर्मल पावर प्लांट से ही बन के आ रही होगी, उसका फुटप्रिंट होगा, लेकिन ओवरऑल कम हो जाता है। ठीक है, तो क्लाइमेट टैक्सोनॉमी का पर्पज़ क्या है? इनका पर्पज़ ये है कि ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करना जो इंडिया के क्लाइमेट एक्शन गोल से अलाइन करती है। मतलब जो कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कम कार्बन इमिशन करती है। इट इज़ रिलीज्ड बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री। दिस ड्राफ्ट एम्स टू गाइड इन्वेस्टमेंट्स टुवर्ड्स क्लीन एनर्जी एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। अब देखिए पेरिस एग्रीमेंट में क्लीन इन्वेस्टमेंट की काफ़ी बात को डिस्कस किया गया था। ठीक है, क्लीन इन्वेस्टमेंट या ग्रीन इन्वेस्टमेंट, तो जो इन्वेस्टर्स हैं जो क्लीन और ग्रीन सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको यहाँ पर ये काफ़ी हेल्प करेगा। वो इससे आइडेंटिफाई करना चाहेंगे कि कौन सी इंडस्ट्रीज़ कार्बन न्यूट्रल हैं या कार्बन को कम इमिट करती हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? अट्रैक्ट क्लाइमेट अलाइंड इन्वेस्टमेंट। ओके, अवॉइड ग्रीन वॉशिंग। अब देखिए ग्रीन वॉशिंग क्या होती है कि मान लीजिए कोई फैक्ट्री है, अब वो फैक्ट्री खूब कार्बन प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन वो ऑन पेपर ये कह देते हैं कि हम तो देखिए ये मेजर्स लिए हैं और हम ये प्रोसीजर यूज करते हैं, इससे कार्बन एमिशन कम हो गया है हमारा या ना के बराबर है, जबकि ये सिर्फ ऑन पेपर होता है, तो इसको हम कहते हैं ग्रीन वॉशिंग। ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट क्या है कि COP29 डिस्प्यूट्स, क्लाइमेट फाइनेंस रिमेन्स ए कंटेस्टेड टर्म ग्लोबली। क्लाइमेट फाइनेंस पर कोई अभी कंसेंसस बन नहीं रहा है। COP29 एट बाकू, डेवलप्ड कंट्रीज प्लेस्ड 300 बिलियन पर ईयर बाई 2035। डेवलपिंग कंट्रीज आर्ग्यू दैट द एक्चुअल नीड इज $1.35 ट्रिलियन। डेवलप्ड कंट्रीज कह रहे हैं कि भाई हम तो $300 $300 बिलियन तक दे पाएंगे,
लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, $300 बिलियन तो उनका मुंह में जीरा बराबर है, इससे कुछ नहीं होगा, ये तो बस एक चिल्लर है, हमें चाहिए एक्चुअली $1.35 ट्रिलियन। सो देर आर मेनी डिसएग्रीमेंट्स बिटवीन दीज टू पार्टीज, डेवलप्ड एंड डेवलपिंग। तो अभी उसके बीच में जो भी इन्वेस्टमेंट आ रहा है कम से कम वो टारगेटेड इन्वेस्टमेंट हो, है ना। तो ये देखिए इंडिया के लिए मैटर क्या करता है, एक तो इंडिया को अपनी इकोनॉमी को ग्रो करना है, ठीक है। दूसरा, हमें कार्बन न्यूट्रल बनना है, कार्बन न्यूट्रल बनना है बाई 2070, है ना। उसके लिए हमें क्या चाहिए, अपना एनर्जी जो इमिशन है, एनर्जी का जो इमिशन है CO2 का और ग्रीन हाउस गैसेस का, उसको हमें रिड्यूस करना है। तो उसके लिए हमें रिन्यूएबल एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, उसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, ठीक है, इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो उसमें ये हेल्प करेगा। A well-defined taxonomy will provide credibility to climate finance, ensure transparency and consistency in funding, help in international investors understanding India's climate finance priorities। अब देखिए 6 एनवायरनमेंट गोल कौन से हैं, एक तो क्लाइमेट चेंज एडेप्शन, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, सस्टेनेबल यूज एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाटर एंड मरीन रिसोर्सेज, ट्रांजिशन टू ए सर्कुलर इकोनॉमी, पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, प्रोटेक्शन एंड रिस्टोरेशन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम्स। नेक्स्ट देखिए, इंडिया ने यूके मीन्स इंग्लैंड के साथ में एक FTA ज्वाइन कर लिया है, FTA साइन हो गया है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं, एक तो ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलेगा इंडियन एक्सपोर्ट्स को, 99% ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स टू यूके विल अट्रैक्ट जीरो टैरिफ्स, बेनिफिटिंग की सेक्टर्स लाइक इंजीनियरिंग गुड्स, अपैरल, टेक्सटाइल, जेम एंड ज्वेलरी। इंक्रीज्ड एक्सपोर्ट पोटेंशियल, ठीक है। अब क्योंकि टैरिफ लेस या फिर लेस टैरिफ एक्सेस मिल रहा है तो हमारा ऑब्वियसली कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी कंपेयर टू अदर कंट्रीज लाइक चाइना एंड USA। ईज ऑफ इंडियन प्रोफेशनल्स, तो इंडियन वर्कर्स इन देयर एम्प्लॉयर्स इन द UK विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशंस फॉर 3 ईयर्स। ये काफ़ी बड़ा मूव है, देखिए बहुत बड़ा मूव है, ठीक है। क्योंकि जो भी इंडियन वर्कर वहाँ पे जाता है तो उसके लिए मैंडेटरी हो जाता है कि आपको सोशल सिक्योरिटी देयर इज़ लाइक यहाँ का जो प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। तो सोशल सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है। अब देखिए हमारे यहाँ तो बहुत ही कम अमाउंट है, 10% के आसपास होता है एम्प्लॉय की सैलरी से, लेकिन वहाँ बहुत ज़्यादा है, 20-30% के आसपास वहाँ इन्वेस्टमेंट ले लेते हैं। अब उसकी प्रॉब्लम क्या है, देखिए इन्वेस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि जब आप वहाँ से यहाँ लौट के आओगे ना तो आपको वो पैसा मिलता नहीं है, आपको वो पैसा मिलता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी सर्टेन कंडीशन है कि वो मैच्योर होकर आपको तभी मिलेगा जब आप 15 साल 20 साल वहाँ पर रहोगे। अब आप सोचो कि 3-4 साल में मैं काम करके वहाँ से आ जाऊँ, वो पैसा आपको मिलता नहीं है, ये बड़ी प्रॉब्लम है। तो अभी इस चीज़ को एड्रेस कर लिया गया है अभी के लिए कि 3 साल तक कोई सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन आपको नहीं देना है अगर आप जॉब करने जा रहे हैं तो इससे क्या होगा कि एम्प्लॉयर्स की कॉस्ट कम कर होगी और हायरिंग में इंकरेजमेंट मिलेगा वहाँ के एम्प्लॉयर्स को। इम्प्रूव्ड इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट, इट ईजेस मोबिलिटी फॉर प्रोफेशनल्स एंड इन्वेस्टर्स, पोटेंशियली रिवाइविंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब कंसर्न्स ऑन इम्पोर्ट्स, इंडिया विल रिड्यूस टैरिफ ऑन 90% ऑफ टैरिफ लाइन्स फ्रॉम UK विद 85% टू जीरो विद इन 10 ईयर्स। कौन से सेक्टर हैं? ऑटोमोबाइल। अब टैरिफ रिड्यूस किया है, अब जो ऑटोमोबाइल हमने एग्जेम्प्ट किए हैं दे आर अनलाइकली टू अफेक्ट प्राइस सेंसिटिव इंडियंस। जो हमारे आपके जैसे आम इंडियन है ना, जो 8-10 लाख की गाड़ी में खुश हो जाता है, उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क किसको पड़ेगा? जिनको हाई एंड व्हीकल्स चाहिए, जो 40-50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ की गाड़ियाँ खरीद रहे हैं। जैसे आपको पता हो कि रोल्स रॉयस एक UK की कंपनी है, ठीक है। अब जो बंदे रोल्स रॉयस चला रहे हैं इंडिया में, जिन बंदों को रोल्स रॉयस खरीदनी है उनको फ़र्क पड़ेगा भाई, है ना। अल्कोहल, विस्की एंड जिन, इन पर टैरिफ कम किया गया है। इंडियन फार्मर्स पर क्या इम्पैक्ट है कि फार्मर ग्रुप्स अपोज रिड्यूस टैरिफ ऑन लैम्ब, सालमन एंड अदर फूड आइटम्स, फियर ऑफ बीइंग अंडरकट बाई चीपर इम्पोर्ट्स। ओबियस फियर है। अब देखिए इससे पहले कोई FTA और हमने साइन किया है क्या कि इंडिया और UAE के बीच में कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन हुआ है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में FTA साइन हुआ है। इन सम केसेस ट्रेड डेफिसिट्स हैव वाइडन्ड, कॉलिंग इनटू क्वेश्चंस द लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स ऑफ सच FTAs। स्ट्रेटजिक क्वेश्चन क्या है कि हमें फ्यूचर एग्रीमेंट्स यूरोप और US के साथ में अपना एक सेल्फ इंटरेस्ट देखते हुए करना चाहिए। विद इंडिया शेयर इन ग्लोबल एक्सपोर्ट्स बिलो 2%, इट्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नीड्स प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट, नॉट एक्सपोजर टू प्रीमेच्योर लिबरलाइजेशन। अब देखिए अगला टॉपिक है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ये आज के पेज नंबर, अब देखिए यहाँ के एडिटोरियल में मुझे एक भी आर्टिकल एग्जाम पर्सपेक्टिव से काम का नहीं लगा, एक भी आर्टिकल मुझे काम का नहीं लगा। आप इंटरेस्ट के लिए इनको चाहें तो पढ़ सकते हैं, ठीक है।
तो जो मेन आर्टिकल है बिजनेस पॉइंट पे मुझे मिला है अगला, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया नोटिफाइज न्यू डेफिनेशंस टू कर्ब प्रीडेटरी प्राइसिंग। इसको डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए पहला टॉपिक तो यह है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है क्या। कंपटीशन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी, मीन्स इट इज एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ ऑफ द पार्लियामेंट, responsible for enforcing the Competition Act 2002 in India. It works to promote fair compensation, prevent anti-competitive practices and protect the interest of consumers. ये एस्टैब्लिश किया गया था 2003 में। गवर्निंग लॉ क्या है, कंपटीशन एक्ट के अंदर ये काम करता है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के अंदर ये आता है। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, इंडिया में। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्वियसली जो बिजनेसेस हैं उसमें कंपटीशन को बढ़ाना, प्रिवेंट एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस लाइक प्राइस फिक्सिंग, बिड रिगिंग, मार्केट एलोकेशन, प्रोहिबिट अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन लाइक प्रीडेटरी प्राइसिंग। आपको याद होगा तब रिलायंस जियो जब आया था 2016 के आसपास, 2015-16 में, तब इन्होंने इंटरनेट जो 4G इंटरनेट था उसको कर दिया था फ्री 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 फॉर मैनी मंथ्स। ठीक है, फॉर मैनी मंथ्स। अब देखिए इसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि ऑलरेडी जो टेलीकॉम कंपनीज थी लाइक एयरटेल, है ना, वोडाफोन और भी बहुत सारी एयरसेल टाइप की कंपनी चलती थी, एक डोकोमो चलती थी। तो ये जो कंपनी थी, अब ये तो भाई फ्री नहीं दे सकती थी ना, क्योंकि इनके जो पॉकेट्स थे वो उतने डीप नहीं थे जितने जियो के थे, क्योंकि जियो बहुत सारा लाखों करोड़ों का लोन लेके आया था भाई, लोन के पैसे से ये उठा रहा था। अब इन्होंने सब फ्री कर दिया, तो ये एक प्रीडेटरी प्राइसिंग है। क्योंकि इससे क्या हुआ कि इनके जो कंज्यूमर बेस था वो सारा स्विच करके आ गया इधर। जब इनको ये लगा जियो को कि अब सफिशिएंट टाइम हो गया है, लोगों को हमारे 4G डेटा की आदत पड़ गई है, अब हम चाहें तो धीमे धीमे पैसे बढ़ा सकते हैं। अब देखिए रिटर्न कैसे आया, ऐसा नहीं कि इन्होंने डायरेक्टली 350 रुपये या 400 रुपये कर दिया। इन्होंने पहले 100 रुपये किया, है ना, उसके बाद 150 किया, फिर 200 किया, ऐसे धीमे धीमे क्यों। अब इससे 3-4 साल तक तो ये इन लोगों से ऑलरेडी कंपटीशन में एडवांटेजियस थे, क्योंकि इनका डेटा का प्राइस था 300-400, इन्होंने डेटा का प्राइस कर दिया 100, है ना। तो इस तरीके की क्या है कि अब ये इससे घाटा क्या होता है कि इससे जब कंपटीशन ख़त्म हो जाता है मार्केट में तो मोनोपोली क्रिएट हो जाती है ना। अब मोनोपोली का सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट होता है वो कंज्यूमर के ऊपर होता है, क्योंकि एक एक प्लेयर मार्केट में इस पोजीशन में होता है कि चाहे जैसे प्राइस इसको बढ़ा ले। ठीक है, तो आगे चलते हैं। डिनाइल ऑफ मार्केट एक्सेस, एक्सक्लूसिव डीलिंग्स, रेगुलेट कॉम्बिनेशंस लाइक मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, प्रिवेंट डील्स दैट रिड्यूस और हार्म मार्केट कंपटीशन। अब देखिए कोई कंपनी अगर सारे स्टार्टअप्स को, सारी छोटी छोटी कंपनीज को एक्वायर करती जाए, कुछ मार्केट में छोड़े ही ना कंपटीशन के लिए, तो वो भी तो घाटे का सौदा है ना, क्योंकि पेरेंट कंपनी तो भाई एक ही है, वो चाहे जिसके प्राइस चाहे जैसे बढ़ाएगी। प्रमोट एंड सस्टेन कंपटीशन इन मार्केट्स, encourage innovation and efficiency, protect consumer interests, ensure access to wider choices of goods and services at competitive prices। ठीक है, की पावर्स क्या हैं, पावर्स ये है कि भाई एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस को रोकना, पेनल्टीज इम्पोज कर सकती है, और सीज एंड डिसिस्ट ऑर्डर इशू कर सकती है किसी भी कॉर्पोरेट के अगेंस्ट, अप्रूव और ब्लॉक मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है कि एक तो इसमें हेड होता है और 6 मेंबर होते हैं। अब देखिए न्यूज़ क्या है, ये तो था कि आर्टिकल के पीछे की बात क्या है, कि उससे रिलेटेड जो स्टैटिक है वो क्या है। न्यूज़ देखो हमेशा आपको स्टैटिक से रिलेट करके ही पढ़नी चाहिए। ठीक है, अब न्यूज़ क्या है, न्यूज़ है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ नोटिफाइड न्यू डेफिनेशंस टू एसेस प्रीडेटरी प्राइसिंग। प्रीडेटरी प्राइसिंग को हम कब मानेंगे, उसकी एक नई डेफिनेशन कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने इशू की है। इट इज़ अ की स्टेप टू प्रमोट फेयर कंपटीशन एंड रेगुलेट एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस। की डेफिनेशन क्या है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस विल नाउ बी अज्यूम्ड टू बी एज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाई टोटल आउटपुट। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, एंड ये सब काम का नहीं है। ठीक है, व्हाट इज प्रीडेटरी प्राइसिंग? एज पर कंपटीशन एक्ट 2002, प्रीडेटरी प्राइसिंग इन्वॉल्व प्राइसिंग बिलो कॉस्ट, इंटेंट टू एलिमिनेट कॉम्पिटिटर्स एंड रिड्यूस कॉम्पिटिशन। मैटर क्यों करती है, अभी हमने डिस्कस किया जियो के केस में क्या हुआ। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या है कि कोई गुड्स देखिए 100 रुपये की है मान लीजिए, तो उसको कंपटीशन कमीशन पहले क्या करता था, प्रीडेटरी प्राइसिंग देखती थी कि मान लीजिए बिस्किट है ना, बिस्किट है, तो बिस्किट पार्ले जी है। ठीक है, पार्ले जी, अब पार्ले जी
कितने रुपए का बिक रहा है, ठीक, वो उसकी कॉस्ट हो गई। अब कोई दूसरी कंपनी भी पार्ले जी टाइप का बिस्किट बना सकती है, तो ऐसे में प्रीडेटरी प्राइसिंग इशू आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता था। अब देखिए जियो के केस में तो आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, क्योंकि डेटा तो डेटा है भाई, एक ही है। अब पार्ले जी बिस्किट तो अलग अलग हो सकता है ना, दूसरा कंपनी हो सकता है बोले कि भाई हमारे में ग्लूकोज ज़्यादा है, हमारा इससे एडवांटेजियस है, इसलिए हम इसको महंगे पे बेचेंगे या सस्ते पे बेचेंगे, है ना। अब इस चीज़ में प्रीडेटरी प्राइसिंग को डिटरमाइन करना मुश्किल होता है। अलग अलग प्रोडक्ट अगर होते हैं जिनको अंडर ए यूनिफाइड डेफिनीशन, सिंगल डेफिनीशन आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता है, तो अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में क्या होगा कि ग्लूकोज बिस्किट्स देखा जाएगा कि ग्लूकोज बिस्किट्स हैं, उनका एवरेज डिफरेंट डिफरेंट प्राइस क्या है। जैसे पार्ले जी 10 रुपये में बेच रहा है, सनफीस्ट जो है 5 रुपये में बेच रहा है, सेम वेट, इसका वेट भी देखेंगे इसमें कितना वेट है पैकेजिंग का, है ना। और ब्रिटानिया मान लीजिए 15 रुपये में बेच रहा है, तो देखेंगे कि एवरेज प्राइस कितना है इनका, तो उसके हिसाब से हम जो मार्केट स्टैंडर्ड प्राइस है वो कैलकुलेट करेंगे। अगर कोई उससे नीचे जाके बेचता है तो उसको प्रीडेटरी प्राइसिंग माना जाएगा, ठीक है। तो ये तो बात हुई एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की। अब वेरिएबल कॉस्ट कैसे हम काउंट करेंगे, वेरिएबल जैसे अलग अलग बिस्किट्स, है ना, अलग अलग बिस्किट्स, पार्ले जी, सनफीस्ट, ब्रिटानिया, ये हम आइडेंटिफाई करेंगे टोटल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट एंड फिक्स ओवरहेड्स। मान लीजिए पार्ले जी की कॉस्ट है 10 रुपये, वो कह रहा है हमारी मान लीजिए 10 रुपये कॉस्ट है। अब इसमें से फिक्स्ड कॉस्ट घटा दो और फिक्स्ड ओवरहेड्स घटा दो, है ना। फिक्स कॉस्ट यानी कंपनी का सैलरी का, इस टाइप का, इस तरीके से जो भी खर्चा प्रोड्यूस बनाने में हुआ है उसको हटा दो। फिक्स्ड कॉस्ट जो है, जैसे फैक्ट्री होगी, फैक्ट्री का कुछ स्पेस होगा, वो एक फिक्स्ड कॉस्ट है, वो नहीं चेंज हो सकती। सैलरी एम्प्लॉयज़ की चेंज हो सकती है, मशीनरी फिक्स्ड कॉस्ट है, ठीक है। तो इनको घटा के जो माइनस बचेगा, मान लीजिए 7 रुपये कुछ बच रहा है, तो वो वेरिएबल कॉस्ट होगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, 9 मई के न्यूज़पेपर में इतना ही था डिस्कस करने के लिए। थैंक यू। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे इस चैनल को ग्रो करने में हेल्प करें। मैं आगे ऐसी ही और वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा।